फ्रेंड्स नमस्कार। AM2IS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम मेडाइवल हिस्ट्री में सल्तनत काल के बाद दूसरी सीरीज़ जो है उसमें मुग़ल काल या मुग़ल साम्राज्य के बारे में देखेंगे। हमने सल्तनत काल में डिटेल से देख लिया था कि क्या कुछ है उसमें, शासन और उससे संबंधित कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है उसके बारे में देखा था। अब हम मुग़ल साम्राज्य को डिटेल से देखेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और एग्ज़ाम में आने वाले चीज़ें हैं उसको हम डिटेल से एक बार देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मुग़ल साम्राज्य में जो प्रमुख शासकों का जो क्रम है जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है बाबर। इसका टाइम पीरियड होता है 1526 से 1530। जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हीं के टाइम पीरियड को बता दूंगा, ठीक है, आप उन्हीं को याद रखिएगा। बाकी और सब जो हैं वो बस उनका सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखिएगा, कौन किसके बाद या पहले है बस, ठीक है। तो सबसे पहले बाबर आएगा मुग़ल साम्राज्य में, 1526 से 1530 का टाइम है इसका। और फिर आता है हुमायूं, ये इसका 1530 से 1540 के बीच में। अकबर का टाइम आता है तीसरे नंबर पे, ये 1555 से लेकर 1605 ईस्वी तक, ठीक है। इसके बाद जहांगीर आता है, इसका टाइम है 1605 से 1627 ईस्वी तक। फिर आता है जहांगीर के बाद शाहजहां, 1627 से 1658 ईस्वी तक। उसके बाद आता है औरंगज़ेब, ये 1658 से 1707 ईस्वी तक आता है इसका टाइम। उसके बाद आता है बहादुर शाह फर्स्ट, ये 1707 से 1712 ईस्वी तक रहता है, इसे ही शाह आलम भी कहते हैं। फिर आता है जहांदार शाह, 1712 से 1713। फर्रुख शियर आता है उसके बाद 1713 से 1719 के बीच में। फिर आता है मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748 के बीच में। नेक्स्ट उसके बाद आता है अहमद शाह। फिर आता है आलमगीर सेकंड, फिर शाहजहां थर्ड, फिर शाह आलम सेकंड, फिर अकबर सेकंड, और आखिरी जो मुग़ल साम्राज्य का शासक होता है वो बहादुर शाह सेकंड होता है, ठीक है, जिसे बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, ठीक है, जफ़र उपनाम, ठीक है। ये 1837 से 1857 तक रहता है। उसके बाद फिर इलाहाबाद की संधि और मुग़ल साम्राज्य से जो अवध की संधि होती है उसके बाद फिर इसे हटा के ये फिर सारी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ अपने हाथों में ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में याद रखिएगा कि बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, फिर बहादुर शाह फर्स्ट हो गया, फिर फर्रुख शियर इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया, और उसके बाद आप याद रखिएगा तो अकबर सेकंड, और आखिरी जो है बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। तो ये क्रम हो गया मुग़ल साम्राज्य के शासकों का। अच्छा, मुग़ल साम्राज्य जो है वो 1526 से 1857 तक यहाँ हमने देख लिया कि इस बीच में मुग़ल साम्राज्य फलता फूलता है। और यह चगताई तुर्क होते थे, जो आक्रमणकारी जो मुग़ल थे ये चगताई तुर्क से संबंधित थे, ठीक है। इनका जो राजवंश था ये चगताई तुर्क था। अब आगे हम देखते हैं इन शासकों में प्रमुख जो हैं इनके बारे में। तो बाबर पहला शासक था जिसने मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। इसने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, वो तुज़क ए बाबरी के नाम से जानी जाती है। यह तुर्की भाषा में थी, ठीक है। इसके प्रमुख युद्ध इसके टाइम में जो हुए थे उसके बारे में हम देख लेंगे, और ये एग्ज़ाम में बहुत कई बार पूछे गए हैं तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। तो पहला जो है सर पुल का युद्ध होता है 1501 ईस्वी में। यह बाबर और शैबानी खां के बीच में होता है। इसमें शैबानी खां जीत जाता है, और सर पुल के युद्ध में ही तुलगुमा पद्धति जो है वो प्रयोग की गई थी, ठीक है। अगला जो है बाजौर का युद्ध होता है, वो 1519 ईस्वी में होता है। इसमें बंदूक और तोपों का पहली बार जो प्रयोग किया गया था बाजौर के युद्ध में, ठीक है। अगला युद्ध होता है पेशावर का युद्ध, ये 1519 के बीच में है। नेक्स्ट है 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये इम्पोर्टेंट है। पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 ईस्वी में होता है। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इसमें इब्राहिम लोदी जो है
वो हार जाता है और बाबर इसमें जीत जाता है। इसी युद्ध में देखिए यहाँ पे पहली बार बाबर द्वारा जो है तुलगुमा पद्धति इसमें प्रयोग की गई थी। इससे पहले जो सरेपुल का युद्ध हुआ था इसमें जो सैवानी खां के द्वारा पहली बार तुलगुमा पद्धति प्रयोग की गई थी। ठीक है, तो एग्ज़ाम में दो अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि पहली बार अगर किसी शासक का नाम ना देते हुए दे तो फिर हम सैवानी खां को टिक करेंगे और यह सरेपुल का युद्ध था, और अगर दे कि बाबर का युद्ध, बाबर द्वारा पहली बार तुलगुमा पद्धति किस में प्रयोग की गई थी किस युद्ध में, तो पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो इसे आप क्लियर रखिएगा, पहली बार तुलगुमा पद्धति बाबर द्वारा वो पानीपत के युद्ध में प्रयोग की गई। फिर अगला देखिए, इसमें उस्मानी पद्धति का भी प्रयोग किया गया था पहली बार, और इसके साथ साथ रोमी पद्धति या रोमी विधि जो थी उसका प्रयोग किया गया था। और इस युद्ध के जीतने का कारण बाबर का माना गया कि तोपखाना जो था इसका बहुत सशक्त था, इसकी वजह से इसे जीत मिली थी। तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट पानीपत के युद्ध से संबंधित। अगला है खानवा का युद्ध। यह युद्ध 1527 ईस्वी में होता है, 16 मार्च में। इसमें भी बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। इसमें बाबर जीतता है और राणा सांगा हार जाते हैं। ठीक है, इसी युद्ध में जिहाद का पहली बार नारा दिया था बाबर ने, और गाजी की उपाधि भी धारण की थी खानवा के युद्ध में। अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। यह जनवरी 1528 ईस्वी में होता है। इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध होता है, और मेदिनी राय इसमें हार जाते हैं और बाबर इसमें भी जीत जाता है। ठीक है, तो अगला इसके बाद जो चंदेरी के बाद युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है। यह मई 1529 ईस्वी में होता है। यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में होता है। इसमें महमूद लोदी हार जाता है और बाबर इसमें भी जीत जाता है फिर से एक बार। इसके अलावा घाघरा का जो युद्ध था यह जल और थल दोनों में लड़ा गया। पहली बार ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स तैयार की थी, जैसे कि इसे कैसे याद रखा जा सके इन चारों के बारे में। पानीपत हो गया, खानवा हो गया, चंदेरी और घाघरा। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि मान लीजिए बाबर है, एक कहानी के तौर पे बाबर मान लीजिए कहीं जाता है तो सबसे पहले क्या करेगा, वो कहीं पे गया तो पानी पिएगा, फिर वह खाना खाएगा, फिर वह मान लीजिए कहीं गया है तो चंदा देगा। ठीक है, किसी फंक्शन में गया तो चंदा दिया, उसके बाद फिर वो क्या करता है कि घर वापस आ जाता है। तो इन चारों को याद करने के लिए आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट मैंने ऐसे ही यूज़ किया है इसको याद रखने के लिए। तो आगे हम देखते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के देखिए भाई जो थे वो कौन कौन से थे, कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। अब इसके मतलब युद्धों के बारे में देखते हैं हम कि कौन कौन से प्रमुख युद्ध, इसके हम प्रमुख युद्धों के बारे में देखेंगे कि बाबर ने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो एक युद्ध है देवरा का युद्ध। यह 1532 ईस्वी में लड़ा गया। यह हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में था। इसमें हुमायूं जीत जाता है। अगला युद्ध होता है चौसा का युद्ध। यह 1529 ईस्वी में होता है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। इसमें शेरशाह जीत जाता है। अगला होता है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। यह 1540 ईस्वी में हो गया। इसमें हुमायूं और शेरशाह दोनों आपस में फिर से एक बार आमने सामने होते हैं। इसमें भी फिर से शेरशाह जीत जाता है। और अगला महत्वपूर्ण युद्ध जो होता है हुमायूं का वो सरहिंद का युद्ध होता है। यह 1555 ईस्वी में होता है। इसमें हुमायूं और सिकंदर सूर आमने सामने होते हैं। इसमें फिर से एक निर्णायक तौर पे हुमायूं यहाँ से जीतते हैं। हुमायूं का जो मकबरा होता है वो हाजी बेगम द्वारा बनाया गया था। हम कुछ हुमायूं से रिलेटेड यहाँ पे जो फैक्ट्स हैं उसको देख लेंगे। हुमायूं ने उपाधि जो धारण की थी उसमें इंसान एक काबिल इस कहा जाता था, और सिकंदर आजम भी कहा गया इसे। ठीक है, तो ये हुमायूं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसे ध्यान रखिएगा। आगे हम हुमायूं के मतलब साथ में इसको हम देख लेते हैं कि शेरशाह सूरी का जो था उसमें क्या प्रमुख चीज़ें हुई। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1540 से 1545 ईस्वी का था। इसने बहार खान लोहानी जो था वो अफ़गान शासक था, इसकी सेवा में ये इसकी सेवा में शेरशाह सूरी था। ठीक है, उसी के संरक्षण में। और इस शेरशाह सूरी की उपाधियाँ जो थी वो हज़रत आला के नाम से थी।
और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मारवाड़ का युद्ध जो था उसमें जब ये गया था तो इस वहाँ पे इसने बहुत प्रबल प्रतिरोध, इसी संदर्भ में इसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हम अपने साम्राज्य को खो देते अगर इस यहाँ से पीछे नहीं हटते तो। ठीक है, तो ये मारवाड़ के युद्ध या मारवाड़ के संदर्भ में इसने कहा था। इससे संबंधित एक पुस्तक लिखी गई तारीख़ शेरवानी के नाम से, इसे अब्बास खां सरवानी ने लिखा है। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 66 सरकारों को ज़िला बोला जाता था, यानी 66 सरकारों में इसने विभाजित किया हुआ था। लगान व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, जो कि 1/3 मतलब इसका जो भाग था वो लगान के तौर पर लिया जाता था। शेरशाह सूरी ने पट्टा और कबूलियत प्रथा का इजाद किया था। इसके अलावा राय प्रणाली जो थी वो भूमि कर का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती थी। अच्छा, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। मोहम्मद खां लोहानी द्वारा इसको शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। इसने शेर को मार दिया था, ऐसी बात कही जाती है, जिसके पश्चात से शेर खां की उपाधि दी गई। अच्छा, इसने 1540 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तोप का गोला जो है वो फट जाता है, जिसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। कबूलियत एवं पट्टा प्रणाली की इसने शुरुआत की थी, हमने ऊपर देख लिया है। इसके पश्चात शेरशाह सूरी के बाद अब हम अकबर के बारे में देखेंगे कि क्या कुछ इस टाइम में हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकबर के समय में प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे और उनका क्रम क्या है। पहले इसने मालवा का युद्ध किया, फिर गोंडवाना, फिर चित्तौड़, फिर गुजरात का युद्ध, फिर काबुल और आखिरी में इसने असीरगढ़ का युद्ध किया था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। इसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1526 में कलानौर नामक जगह पे हुआ था। अकबर द्वारा प्रमुख कार्य जो थे उसको देख लेते हैं कि किस सन में कब क्या हुआ। दास प्रथा का अंत इसने किया था 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर पर इसने पाबंदी लगा दी थी 1563 ईस्वी में। जजिया कर को इसने समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सिकरी शिफ्ट की थी ये 1571 ईस्वी में। इबादत खाना जो था उसका निर्माण 1575 ईस्वी में इसने कराया था और इस इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोला गया था ये 1578 ईस्वी में। मजहर नामक एक नए धर्म की इसने घोषणा की थी अकबर ने 1579 ईस्वी में। और इबादत खाना जो है बंद कर दिया गया बहुत विरोध के पश्चात ये 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही ये इसने नया एक पंथ या धर्म कह सकते हैं, इसकी स्थापना की थी जहां सारे धर्मों के लोग आपसी समन्वय के साथ रह सकते हैं, ये 1582 ईस्वी में इसने किया। ठीक है, अकबर के प्रमुख युद्ध जो थे उसको देखिए। यहाँ पानीपत का जो दूसरा युद्ध होता है वो 1556 ईस्वी में होता है, 5 नवंबर 1556 में। यह अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया, इसमें अकबर को जीत मिलती है। अगला युद्ध होता है जो प्रमुख वो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, यह 18 जून 1576 ईस्वी में होता है। यह भी आरओ की एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो इसमें अकबर और राणा प्रताप आमने सामने होते हैं, जिसमें अकबर की जीत होती है निर्णायक तौर पे और यहाँ से महाराणा प्रताप को अपना राज्य छोड़ना पड़ता है। फिर आगे हम देखते हैं कि अकबर के दरबार में नवरत्न जो थे उन कौन कौन से थे। तो देखिए यहाँ पे अबुल फजल एक हो गए, फैज़ी हो गए, तानसेन हो गए, बीरबल हो गए, टोडरमल हो गए, राजा मान सिंह हो गए और अगले एक हैं अब्दुल रहीम खाने खाना हो गए, फ़कीर अज़ीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ये नवरत्न जो थे अकबर के दरबार से संबंधित हैं। अब आगे हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के प्रमुख शासक जो थे उनके बारे में कुछ डिटेल में कुछ बातें जो देखने लायक हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अकबर का समय जो है वो 1556 से 1605 ईस्वी का माना जाता है। इसका जन्म जो हुआ था 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था, जिस समय हुमायूं पदस्थापित था अपने दिल्ली से और ये भागा फिर रहा था, तो वो जाके शरण लिया हुआ था अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। ठीक है, तो उसी टाइम में
इसकी माता हमीदा बानो और पिता जो थे हुमायूं थे। बचपन का नाम जलाल था इसका। संरक्षक इसका बैरम खां था अकबर का। राज्याभिषेक अकबर का होता है 1556 ईस्वी में कलानौर में। मृत्यु होती है अक्टूबर 1605 ईस्वी में। इसका कब्र जो है सिकंदरा आगरा के निकट है। ये कई बार पूछे गए एग्जाम में। जहांगीर का समय है 1605 से 1627 ईस्वी का। इसका वास्तविक नाम सलीम था। इसके माता हरखाबाई और पिता अकबर थे। इसकी कई पत्नियां थीं, जिनमें से मानबाई, जगत गोसाई, मेहरुन्निसा जिसे नूरजहाँ भी कहा जाता था, इत्यादि थी। इसके पुत्रों में खुसरो, परवेज़, शहरयार, जहांदार आदि थे। इसकी एक आत्मकथा है जिसे तुजुक ए जहांगीरी कहते हैं। इसका मकबरा जो है वो शाहदरा में है। ये भारत से बाहर है। यह पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, इसके दरबार में आने वाले प्रमुख विदेशी जो थे उनमें हाकिंस, सर थॉमस रो और फ्रांसिस पेलसार्ट जो था प्रमुख थे। जहांगीर ने 2 अशपा और सिंह अशपा प्रथा चलाई थी। इसमें क्या था कि एक सवार को 2 घोड़े रखने होते थे। ठीक है, युद्ध में जैसे कोई बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो घोड़ों को आराम देने के लिए ये व्यवस्था लाई गई थी। ठीक है, सिंह अशपा और 2 अशपा। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला शासक है शाहजहाँ। यह 1628 से 1657 ईस्वी तक यह साम्राज्य इसका चलाता है, मुग़ल साम्राज्य। इसका वास्तविक नाम खुर्रम था। इसकी माता जगत गोसाई और पिता जहांगीर थे। इसकी पत्नी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज़ महल भी कहा जाता है। इसके पुत्रों में दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह शुजा थे। इसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में होती है। 1638 ईस्वी में यह अपनी राजधानी आगरा को बदल देता है और दिल्ली स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, तो अपनी राजधानी बदल के आगरा से दिल्ली करता है ये। दारा शिकोह को इसने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी, याद रखिएगा ये। और दारा शिकोह ने ही उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था इसी के समय में, शाहजहाँ के टाइम में ही, और जिसे सिर अकबर शीर्षक के नाम से किया गया था। ठीक है, याद। इसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके समय में स्थापत्य का जो विकास हुआ था वो बहुत अच्छे से हुआ था। इसकी कब्र जो है वो या समाधि वो आगरा में है, ताजमहल में ही। अगला जो शासक होता है मुग़ल, वो औरंगजेब होता है। इसका टाइम होता है 1658 से 1707 ईस्वी तक। इसकी माता मुमताज़ महल थी और इसके पिता शाहजहाँ। इसकी पत्नी दिलराश बानो बेगम, जिसे रबिया उद दौरानी भी कहते थे। इसके पुत्र जो थे वो मुअज़्ज़म, जिसे बहादुर शाह प्रथम कहा गया बाद में, और मोहम्मद आजम, इसके बाद कामबख्श, ये 3 पुत्र थे इसके। इसका राज्याभिषेक 2 बार होता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऐसे 2 शासक का नाम मिलता है जो अपने 2 बार राज्याभिषेक करते हैं। पहले तो एक औरंगजेब का नाम आता है, इससे पहले आते हैं महाराजा शिवाजी। उन्होंने भी 2 बार अपना राज्याभिषेक कराया था। तो याद रखिएगा कि एक औरंगजेब और एक शिवाजी थे। इसने पहली बार अपना राज्याभिषेक जो किया था वो जुलाई 1658 आगरा में किया था। दूसरी बार इसने अपना राज्याभिषेक जब किया उस समय ये 1659 ईस्वी में दिल्ली में किया इसने। इसकी मृत्यु 1707 में होती है। इसका मकबरा औरंगाबाद में है। इसके समय में प्रमुख जो इन कार्य थे जैसे कि झरोखा दर्शन हो गया, तुलादान पद्धति, नौरोज और हिंदू त्यौहार आदि को बंद कर दिया गया था। इन पे पाबंदी लगा दी गई थी। इसी तरह सती प्रथा प्रतिबंधित कर दी गई थी औरंगजेब के समय में। हालांकि जजिया कर हो गए और तीर्थ यात्रा कर इसके समय में फिर से शुरू कर दी गई थी। अब आगे देखते हैं उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है ये औरंगजेब के टाइम में कौन कौन से युद्ध होते हैं जो उत्तराधिकार युद्ध से संबंधित थे और किसके किसके बीच में होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी इसकी याद रखिएगा। तो एक युद्ध होता है पहला जो बहादुरपुर का युद्ध होता है, यह फरवरी 1658 में होता है। इसमें शाह शुजा और शाही सेना आपस में
लड़ती हैं, जिसमें शाही सेना जो है वो विजयी हो जाती है। होता है युद्ध, धर्मत का युद्ध होता है। यह अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। इसमें औरंगज़ेब और मुराद बख्श ये दोनों एक साथ होते हैं, और दूसरी तरफ जो होता है वो जसवंत सिंह और कासिम खां की शाही सेना। ठीक है, तो इन दोनों के युद्ध में औरंगज़ेब इसमें विजयी होता है। ठीक है, अगला युद्ध होता है सामूगढ़ का युद्ध। यह मई 1659 सॉरी यहाँ 59 होगा, मई 1659 ईस्वी में यह युद्ध होता है। इसमें औरंगज़ेब और मुराद बख्श ये दोनों एक साथ होते हैं, और इसके अपोजिट में जो होती है वो दारा शिकोह की सेना होती है, शाही सेना, जिसका लीड दारा शिकोह कर रहा होता है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, यानी कि औरंगज़ेब प्लस मुराद बख्श मिल के करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ दारा शिकोह जो कि शाही सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो इसमें भी औरंगज़ेब विजयी होता है फिर से एक बार। अगला जो युद्ध होता है उत्तराधिकार का वो खजवा का युद्ध होता है। यह जनवरी 1659 ईस्वी में होता है। इसमें औरंगज़ेब और शाह शुजा के बीच ये युद्ध होता है। औरंगज़ेब यहाँ पे जीत जाता है। अगला जो युद्ध होता है वो देवराई का युद्ध होता है। यह अप्रैल 1659 ईस्वी में होता है। यह भी दारा शिकोह और औरंगज़ेब के बीच में होता है, और जिसमें फाइनली औरंगज़ेब जो है वो जीत जाता है, और उत्तराधिकार का जो उसमें विवाद था वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ से औरंगज़ेब फाइनल शासन संभाल लेता है। ठीक है, औरंगज़ेब के बाद जो उत्तरकालीन मुग़ल शासक थे उनका क्या क्रम है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं सीधे सीधे, क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए पूछता है। औरंगज़ेब के बाद हम देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो पतन की ओर हो जाता है उन्मुख, क्योंकि उसके पश्चात जो शासक आते हैं वो काफ़ी विलासी प्रवृत्ति या फिर निष्क्रिय होते हैं अपने शासन व्यवस्था से, जिसके पश्चात वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाते जितना कि अकबर से लेकर औरंगज़ेब वगैरह तक का रहा है। ठीक है, औरंगज़ेब के बाद में बहादुर शाह प्रथम आता है, उसके बाद आता है जहांदार शाह, फिर फ़र्रुख सियर आता है। हमने इससे पहले हालांकि इसका डिस्कशन कर रखा है कि क्रम वाइज, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। बहादुर शाह प्रथम आता है, फिर जहांदार शाह आता है, फिर फ़र्रुख सियर आता है, फिर रफ़ीउद्दौला आता है, उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। इसी के टाइम में 1729 में नादिर शाह ने आक्रमण भी किया था। फिर उसके बाद अहमद शाह आता है, फिर आलमगीर द्वितीय आता है। इसके समय में 1756-57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण होता है, यह इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को याद रखिएगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। इसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय, जिसके समय में बक्सर का जो युद्ध होता है वो यहाँ शाह आलम द्वितीय के टाइम में होता है। फिर अकबर द्वितीय आता है, और आखिरी शासक जो होता है मुग़ल साम्राज्य का वह बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफ़र भी कहा जाता था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में पूरी तरह से सत्ता चली जाती है, तो फिर इन्हें पद स्थापित करके रंगून भेज दिया जाता है। फिर वेतन के तौर पे ये सिर्फ एक नाम मात्र के शासक रह जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम इसके बाद मुग़ल साम्राज्य में कुछ प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्थाएं और शासन व्यवस्था है उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुग़लकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका साम्राज्य का विभाजन किस तरह से हुआ करता था, जो शासन कार्यों को प्रभावी तौर पे संचालित करने में मदद करती थी। हम देखेंगे कि साम्राज्य जो होता था वह उसका डिवीज़न किस तरह से हुआ था, और उससे संबंधित प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। तो सूबा जो होता साम्राज्य जो होता था वो कई सूबाओं में विभाजित था, जिसको सूबा को प्रांत भी कहा जाता था, और इस सूबा को जो हेड लीड करता था वो था सूबेदार या नाजिम कहलाता था। और सूबा का विभाजन सरकार में होता था, सरकार यानी कि ज़िला, और इसके प्रमुख अधिकारी को फौजदार कहते थे। और कई सरकार या ज़िला जो होता था उसका विभाजन परगना या महाल में होता था, और इसके प्रमुख को सिकदार कहा जाता था। परगना या महाल के प्रमुख को सिकदार कहते थे, और परगना का डिवीज़न मौजा या दीहा या ग्राम में किया गया था। ठीक है, यानी कि मौजा, डीहा और ग्राम जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे निम्न स्तर पे आते थे। इसके प्रमुख जो थे वो खुद होते थे, मुकद्दम होते थे, या फिर चौधरी होते थे। मुग़लकालीन प्रमुख स्थापत्य जो हैं उसको हम देख लेते हैं कि आगरा का जो मस्जिद है उसकी स्थापना बाबर ने की है,
अकबर द्वारा कुछ प्रमुख स्थापत्य संबंधी कार्य जो हैं उसको देखिए। आगरा में अकबर ने आगरा का किला की स्थापना की, जहांगीर का महल बनवाया, फिर इसके बाद अकबरी महल भी बनवाया था। और इसके बाद फतेहपुर सिकरी में जो प्रमुख स्थापत्य निर्माण कराया अकबर द्वारा, उसमें प्रमुख है बुलंद दरवाज़ा, दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम का महल। ठीक है। जहांगीर द्वारा प्रमुख स्थापत्य में अकबर का मकबरा जो कि सिकंदराबाद में है उसका निर्माण हो गया। शाहजहां द्वारा प्रमुख स्थापत्य में दिल्ली में जो है वहाँ पे जामा मस्जिद, लाल किला का निर्माण कराया गया। और इसके बाद आगरा में इसने मोती मस्जिद और ताजमहल का निर्माण किया। ठीक है। औरंगज़ेब के प्रमुख स्थापत्य में मोती मस्जिद होता है, यह दिल्ली में है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि औरंगज़ेब ने मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया वो दिल्ली में था। और इसके अलावा एक और मोती मस्जिद यहाँ पे देखिए, अब ये आगरा में है, ये शाहजहां ने करवाया था। तो शाहजहां ने मोती मस्जिद वो कराई स्थापित, वो आगरा में है, और औरंगज़ेब ने जो कराई मोती मस्जिद वो दिल्ली में है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, याद रखिएगा। आगे हम मुग़ल प्रशासनिक व्यवस्था में हम देखेंगे कि प्रमुख अधिकारी और उनसे संबंधित उनके कीवर्ड्स क्या उनको कहा जाता था उस समय में। ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया वैसे क्रम कि साम्राज्य होता था सबसे बड़ा, उसके बाद सूबा होता था जिसे प्रांत कहते थे, फिर सरकार होता था जिसे जिला कहते हैं, फिर परगना होता है जिसे महाल भी कहते थे, ग्राम यानी कि दीघा। ठीक है। तो अब प्रमुख उच्चाधिकारी जो थे उनके प्रमुख कार्यों को देखेंगे कि किस संदर्भ में इनको बोला जाता था। मोहतसिब जो होता था वो नैतिक आचरण का संरक्षक कहा जाता था। मीर आतिश यह तोपखाने का प्रमुख होता था। मीर बहर यह नौकाओं का प्रमुख होता था। दरोगा ए डाक चौकी यह सूचना और आसूचना विभाग का प्रमुख होता था। दीवाने तन जो था यह जागीर और वेतन विभाग का प्रबंध करता था। ठीक है। मीर ए तोजक जो था वो धार्मिक उत्सवों की देखरेख करने वाला अधिकारी था। मीर ए मंजिल यह शाही महलों की देखभाल करता था। नाजिर ए बयूतात जो था वो कारखाने का अधीक्षक होता था, हेड होता था। मीर ए शमा यह शाही घरानों सहित सभी कारखानों का प्रभारी होता था, मीर ए शमा। और सद्र उस सुदर जो होता था वो धार्मिक सलाहकार होता था, इम्पोर्टेंट है, सद्र उस सुदर। और मीर बख्शी जो होता था वो सभी प्रकार के मनसबदारों की नियुक्ति करता था, यानी कि महावेतनाधिकारी भी इसे कहते थे, और साथ साथ सैन्य विभाग का ये प्रमुख भी होता था। तो याद रखिएगा, मीर बख्शी जो था सेनापति के तौर पे जाना जा सकता है। दीवान किसे कहते थे, यह क्या करता था, ये खालिशा भूमि जो होती थी यानी कि सरकारी जो भूमि होती थी उसका प्रबंध करता था। साथ ही साथ जागीर जो होता था या इनाम आदि की संबंधित भूमि या जो भी राजस्व होता था उसकी देखभाल ये करता था दीवान। अगला प्रमुख पद जो है वो है वकील या वजीर जिसे कहा जाता था, उससे संबंधित। यह प्रधानमंत्री कहा जाता था अकबर के समय में ही। ठीक है। तो यह इसके बाद आता है दीवान वजारत कुल, यह राजस्व एवं वित्तीय कार्यों से संबंधित था। और इस पहली बार जो नियुक्त किया गया था दीवान वजारत कुल, यह तुर्बती खां एक था, उसको नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा तुर्बती खां को। ठीक है। अगला है वाक़या ए नवीश, यह गुप्तचर विभाग होता था, इसका प्रमुख होता था। दाम में महाली विभाग जो था ये अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसमें घोड़ों को दागना हो गया जैसे, और सैनिकों का हुलिया आदि रखने का कार्य यहाँ किया करता था ये अधिकारी जो था। ठीक है। अब आगे हम कुछ प्रमुख कीवर्ड देखेंगे मुग़ल साम्राज्य से संबंधित मुग़ल काल में। तो सयूरगल जो होता था उसे मदद माश कहा जाता था। यह लगान मुक्त भूमि जो होती थी उसको देखता था, उससे संबंधित कार्यों को। अच्छा, लगान मुक्त जो भूमि होती थी वो वंशानुगत होती थी। ठीक है। एक बार यानी कि जिसको दे दी गई वह आजीवन उसके पात्र रहेगी, और फिर उसके बाद उसके बच्चों को उस तरह से ये वंशानुगत रूप से चलती रहती थी। ठीक है। अगला जो है अमल गुजार जो है इसे करोड़ी कहा जाता था। यह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। यह स्थानीय स्तर पर जो राजस्व विभाग होते थे जैसे जिला हो गया या फिर परगना या ग्राम, उस स्तर पर ये अमाल गुजार होता था, राजस्व विभाग का प्रमुख। इसके बाद होता है एक
वितक्ची के नाम से, इसे अभिलेखापाल भी कहा जाता था। सिकदार जो होता था वो परगने का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता था। ठीक है, परगना यानी कि ज़िले के बाद जो आता है इकाई में, उसे कहा जाता था। यानी कि कई गांवों को मिलाकर जो बनता है इकाई, उसे परगना कहा गया। उसका प्रमुख होता था सिकदार। आमिल कौन होता था? ये परगने का मुख्य वित्त अधिकारी होता था। ठीक है, तो एक तरह से देखिए, सिकदार जो होता है वो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हो गया और आमिल जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी हो गया। तो इन दोनों को याद रखिएगा अलग से। एक फौजदार होता है, यह परगने का खजाना प्रभारी होता था। ठीक है, अगला है चाकला। यह सरकार एवं परगने के बीच की इकाई होती थी। पैबाकी भूमि होती थी जो न तो जागीर भूमि होती थी, न ही खालसा भूमि होती थी। खालसा यानी कि सरकारी भूमि और जागीर यानी कि किसी को दी गई, जैसे जागीर के तौर पे या फिर इनाम के तौर पे, इस तरह की भूमि। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों के बीच जो नहीं आती थी उसे पैबाकी भूमि कहा जाता था। जाप्ती प्रणाली जो थी मुगल काल में, उसे यह भू राजस्व वसूली की व्यवस्था को संचालित करती थी। माल किसे कहते थे? यह भू राजस्व का जो एक दर था उसे कहते थे माल। मदत माश हमने आगे, मदत माश किसे कहते हैं? यह विद्वानों को दी जाने वाली अनुदान मुक्त भूमि होती थी। इसके अलावा मौलिम जो था वो जहाज़ पर कार्य करने वाला कर्मचारी था, उसको कहा गया है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में यहाँ से एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो मनसबदारी व्यवस्था जो है, पहली तो यह दशमलव प्रणाली पर बेस्ड है। इसे 1567 ईस्वी में शुरू की गई थी। ठीक है, सैन्य व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन का इसके द्वारा प्रबंध किया गया था। इसमें 3 श्रेणियां होती थी, एक मनसबदार, दूसरा अमीर, तीसरा खान। ठीक है, ये एक तरह से ये हायरार्की होती थी। सबसे नीचे मनसबदार, फिर अमीर, फिर खान होता था। अब यह व्यवस्था जो थी, यानी कि मनसबदारी व्यवस्था, यह आनुवांशिक नहीं होती थी, यानी कि वो स्थानांतरणीय होती थी। ये एक बार अगर दी गई तो दोबारा किसी और को भी उसके अलावा दी जा सकती थी या कभी ख़त्म भी कर दी जा सकती थी। तो इस तरह से इसे याद रखिएगा कि यह आनुवांशिक नहीं थी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पे जो है जात पद होता था जो, वह हमेशा सवार से ज़्यादा होता था। ठीक, अगला है नगद एवं जागीर के रूप में वेतन जो दिया जाता था, इसके अंतर्गत नगद एवं जागीर के रूप में वेतन मिलता था। ठीक है, देखिए, वेतन जागीर जो होती थी वो वंशानुगत होती थी और साथ ही साथ यह अहस्तांतरणीय होती थी। ठीक है, इसके अलावा है आईने दहशाला। यह क्या है कि यह भू राजस्व की एक पद्धति होती थी। इसमें राजस्व जो लिया जाता था वो रैयतवाड़ी प्रथा पर बेस्ड थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया। इसे टोडरमल द्वारा, जो अकबर का 9 रत्न था उसमें एक था, इसने इस व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से तैयार किया। इसमें क्या होता था कि नगद कर अदायगी की व्यवस्था थी। यह 8 प्रांतों में लागू थी उस समय में। और इसका जो बेस था, कैसे ये तैयार किया जाए, तो ये राजस्व वसूली का इस तरह से इसका पैरामीटर था कि पिछले 10 वर्षों में जो भी औसत उत्पादन होता था उसका 1/3 भाग ही लगा लिया जाता था। ठीक है, ये थी आईने दहशाला व्यवस्था और यह 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा इसे शुरू किया गया था। तो एक कीवर्ड है पित्यादुरा। पित्रादुरा जो है वो संगमरमर के पत्थरों पर जड़ावट वगैरह का जो कार्य हुआ करता था उसे कहा जाता था। ठीक है, इसकी शुरुआत अकबर द्वारा की गई है और इसका जो उत्कर्ष या मतलब मैक्सिमाइजेशन होता है वो शाहजहाँ के टाइम में होता है। ठीक है, इसके बाद बाबर के बारे में है। बाबर ने क्या कुछ स्थापत्य के संदर्भ में योगदान दिया, तो उसमें है काबुली बाग मस्जिद जो कि पानीपत में है, जामी मस्जिद या संभल में है, बाबरी मस्जिद अयोध्या में है और जमाली कमाली मस्जिद जो है एक महरौली में इसके द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, बाबर के समय में। अकबर के समय में कुछ प्रमुख स्थापत्य देखते हैं। इसमें है हुमायूं का मकबरा, इसने स्थापित किया था, ये हाजी बेगम द्वारा स्थापित किया गया था, इसी के समय में किया गया था ये हुमायूं का मकबरा।
और यह दिल्ली में है। इसके शिल्पकार कौन थे? ये मिर्ज़ा गयास बेग थे। और यह जो मकबरा है हुमायूं का वो 4 बाग पद्धति में है। साथ ही साथ दोहरी गुंबद का ये पहला मकबरा माना जाता है। दोहरी गुंबद का प्रयोग पहली बार हुआ है हुमायूं के मकबरे में। और इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा गया है। अगला है अकबर के समय में स्थापत्य में आगरा को इसने राजधानी के तौर पर विकसित किया 1558 ईस्वी में। इसी तरह इसने फतेहपुर सीकरी का विकास जो किया था उसमें 1572 से 1585 ईस्वी तक इसका निर्माण कार्य किया गया। इसमें प्रमुख जो संरचनाएं हुई या फिर निर्माण कार्य हुए उसमें जामा मस्जिद प्रमुख है। फतेहपुर सीकरी में ही सलीम चिश्ती का मकबरा स्थापित किया गया, इसका निर्माण किया गया। अच्छा, जामा मस्जिद का जो पूर्वी द्वार है उसी में बुलंद दरवाज़ा का उसी से संबद्ध होकर बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल हो गया, पंचमहल हो गया, बीरबल महल हो गया, मरियम महल और जहांगीर महल इत्यादि कुछ संरचनाएं हैं। ठीक है। उसके बाद अकबर के समय में लाहौर का किला जो बनाया गया वो 1585 ईस्वी में, अजमेर का किला बनाया 1570 ईस्वी में, अटक का किला जो है वो 1581 ईस्वी में, इसके बाद इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी में बनाया गया। ये अकबर के समय के कुछ प्रमुख स्थापत्य हैं। अगला हम देखेंगे जहांगीर के टाइम में कुछ स्थापत्य संबंधित डेवलपमेंट्स जो हैं। इसमें क्या है, अकबर का मकबरा इसने बनवाया था जहांगीर ने सिकंदरा में। इसके अलावा एतमादुल्ला का जो मकबरा इसने बनवाया था यह एक्चुअली में बनवाया नूरजहाँ ने। ठीक है। यह नूरजहाँ कौन थी? ये एतमादुल्ला की बेटी थी। ठीक है। गिर ने अपना खुद का मकबरा भी बनवाया था, यह लाहौर में रावी नदी के किनारे बनवाया था। आगे है शाहजहाँ के समय का कुछ प्रमुख स्थापत्य एवं कला संबंधी तथ्य, जिसमें आगरे का किला का निर्माण इसने कराया था। इसी में दीवाने आम, दीवाने खास, दीवान और मोती मस्जिद के साथ साथ जामा मस्जिद भी है आगरे में। आगे है लाल किला। लाल किला में दीवाने आम, दीवाने खास और मोती मस्जिद, साथ ही साथ हीरा महल भी है। और इसके बाद जामा मस्जिद और रंग महल, ये सब भी आगरे के किले में है। ठीक है। इसके अलावा ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने बनवाया था। आगे औरंगज़ेब के समय में कुछ प्रमुख स्थापत्य और कला संबंधी कार्य उसमें देखें तो इसमें रबिया उद दौरानी का इसने मकबरा बनवाया था, ये औरंगाबाद में था। इसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता था और साथ ही साथ इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहा गया है। ये एक्चुअली था क्या कि ये जो शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरे का ताजमहल था उसकी ये नकल इसने किया था। ठीक है। तो इसे बीबी का मकबरा साथ साथ दक्षिण का ताजमहल इसीलिए कहा गया। हालांकि कुछ इतिहासकार इस संदर्भ में कहते हैं कि ये आगरे के ताजमहल की एक फूहड़ नकल थी। ठीक है। तो कई सारे इतिहासकारों का अपना अपना मत था, तो आप बस इतना ही समझिए। इसके बाद इसने लाल किले में मोती मस्जिद का भी निर्माण कराया था, दिल्ली में जो है, और इससे पहले शाहजहाँ ने कराया था वो आगरे में मोती मस्जिद। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, दोनों ने कराया था अलग अलग जगहों पे। अब चित्रकला संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य जो हैं उसे देखते हैं हम। तो मुग़ल कालीन चित्रकला का जो जन्मदाता है वो हुमायूं को माना जाता है। हुमायूं के बाद से चित्रकला का विकास शुरू होता है। हुमायूं कालीन प्रमुख चित्रकार जो हैं वो उसे देख लेते हैं। इसमें सैयद अली हो गया, अब्दुल समद हो गया। सैयद अली को नासिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी और अब्दुल समद को जो है सीरी कमल की उपाधि दी गई थी। इन दोनों को याद रखिएगा। शाही चित्रकला की स्थापना होती है वो अकबर के टाइम में होती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार जो थे उनका नाम है सैयद अली, ये यहाँ भी है, वो दोनों के बीच में आता है। सैयद अली हो गया, अब्दुल समद हो गया। ठीक है। इसके बाद केशव हो गया, जगन्नाथ हो गया, तारा, दशवंत और बसावन, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दशवंत और बसावन किस शासक के टाइम में चित्रकार थे? ठीक है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दशवंत और बसावद। इसके बाद चित्रकला के लिए पृथक विभाग की जो स्थापना की थी वो अकबर ने ही की थी। इसका नेतृत्व अबू समद ने किया था।
अकबर के समय में रूप चित्रकारी और भित्ति चित्रकारी की शुरुआत होती है। जहांगीर कालीन कुछ प्रमुख चित्रकार हैं, जिनमें से उस्ताद मंसूर एक है, दौलत अबुल हसन हो गया, बिशन दास और मनोहर। जिनमें देखिए यहाँ पे उस्ताद मंसूर जो था वो पक्षी चित्रकला का विशेषज्ञ था, जिसे नासिर उल अस्त्र भी कहा जाता था। इसकी उपाधि थी नासिर उल अस्त्र की, उस्ताद मंसूर को कहा जाता था। और इसी तरह से अब्दुल हसन जो था यह व्यक्ति चित्रकला से संबंधित विशेषज्ञ था और इसे नादिर उल जमा भी कहा जाता था। शाहजहां के समय में स्याही कलम की शुरुआत होती है। ये एक नई टेक्निक थी चित्रकला की। इसमें क्या होता था कि प्रभा मंडल, आभा मंडल आदि का मतलब व्यापक तौर पर प्रयोग किया जाता था। इसके प्रमुख चित्रकार, इस काल के चित्रकार जो थे वो फ़कीर उल्लाह, मुरार, नोपा और चित्रा थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतना हो गया। इसमें अब संगीत संबंधित कुछ फैक्ट हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो अकबर द्वारा तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास ये उपाधि थी। किसको दी गई थी? तानसेन को। कंठाभरण वाणी विलास, ये याद रखिएगा। इसने क्या था कि तानसेन ने रुद्रवीणा नामक यंत्र था, उसका वो विशेषज्ञ था। और तानसेन मालवा शासक बाज बहादुर के यहाँ पहले रहता था, उसके बाद फिर इसने यह अकबर के दरबार में आता है। तानसेन का मकबरा वर्तमान के ग्वालियर में स्थित है। अकबर जो था वो नक्कारा वादक, एक यंत्र होता था, उसे बजाता था। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे यहाँ से कि प्रमुख सम्राट जो थे मुग़ल कालीन और उनके मकबरे कहाँ पे एक साथ में। बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है, अकबर का सिकंदराबाद में, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, हुमायूं का दिल्ली में है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत से बाहर जो किस किस शासकों के मकबरे थे, तो उनमें एक बाबर हो गया जिसका काबुल में है, और जहांगीर जो है उसका लाहौर में हो गया। ठीक है, तो वर्तमान के भारत से बाहर इन दो शासकों के मकबरे हैं। ठीक है, बाबर और जहांगीर। ठीक है, फिर यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।